So this is the revision of chapter number 1, that is nature, objective, and scope of audit. What we have studied? We have studied meaning of audit. What is the meaning of audit? That it is an audit of an independent examination of the entities, whether the entity is a profit-oriented and whether the entity is not a profit-oriented. Is called as audit. Why the audit is needed? To express an opinion and in the audit report. And what is independent here? Independent here means that the judgment of auditor is not subordinate to the wishes of other. Means that कि जो ऑडिटर है उसकी जजमेंट किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए. सो नेक्स्ट वन इज, इफ द ऑडिटर हैज टू सी दैट एफएस वुड नॉट मिसलीड एनीबॉडी, कि एफएस किसी को भी मिसलीड नहीं कर रही है, तो उसको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी. सबसे पहला चीज उसको क्या देखना पड़ेगा कि जो अकाउंट्स है वो विद रेफरेंस टू बुक्स ऑफ एंट्रीज बने हुए हैं. सेकंड, एंट्रीज के सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, हर एक एंट्री का सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए, कोई भी एंट्री ओमिटेड नहीं होनी चाहिए, सभी इंफॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिगियस होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब और डिस्क्लोज होनी चाहिए, और जो स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे उसकी एश्योरिटी लेनी है. अब कुछ हमारे डिफरेंस थे, मतलब कि अलग अलग एरियाज को लेके ऑडिट कैसे रिलेटेड है अकाउंटिंग से कैसे, क्योंकि ऑडिट क्या होती है, सिर्फ रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ही तो बोलते हैं कि ऑडिट में क्या करते हैं हम, जो अकाउंटिंग से कंक्लूजन आएगा, जो अकाउंटिंग से रिजल्ट निकल के आएगा उसी को ऑडिट करेंगे. अब अकाउंटिंग में काफी सारे लॉज रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, तो ऑडिटर को उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए. इकोनॉमिक्स कैसे, कि ऑडिटर को फैमिलियरिटी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि क्लाइंट का ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है. बिहेवियरल साइंस, उसको ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज भी होनी चाहिए कि कौन पर्सन फ्रॉड कर सकता है, कौन पर्सन फ्रॉड नहीं कर सकता है. उसको मैथमेटिक्स की एंड स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज भी होनी चाहिए, हाउ स्टैट्स कि उसको सैम्पलिंग अप्लाई करनी आनी चाहिए, हाउ मैथमेटिक्स की उसको अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करनी आनी चाहिए. डेटा प्रोसेसिंग कैसे रिलेटेड है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर, जो भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेसेस यूज करते हैं रिपोर्ट्स निकालने के लिए, एफआई रिकॉर्ड करने के लिए, ऑडिटर को उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए. एफएम कैसे रिलेटेड है, एफएम ऐसे कि ऑडिटर को देखना है कि जो हमारा क्लाइंट है वो किस तरह से वर्किंग कैपिटल को मैनेज करता है. प्रोडक्शन से कैसे लिंक है कि अब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो उसको पता होना चाहिए कि कंपनी सही से प्रोडक्शन कर रही है या नहीं कर रही, कि ऐसा तो ओवर या अंडर प्रोडक्शन हो. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऐसे कौन सा, ऐसे 200 क्या बोलता है, ये 4 ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के. सबसे पहला रीजनेबल एश्योरेंस लेना, सेकंड ओपिनियन एक्सप्रेस करना, थर्ड रिपोर्ट इशू करना, और फोर्थ रिपोर्ट इशू करके कम्युनिकेट करना. देन रीजनेबल एश्योरेंस एब्सोल्यूट से अलग है. रीजनेबल क्या होती है हमारी, रीजनेबल हमारी होती है कि 100% हम गारंटी दे सकते नहीं, सॉरी, रीजनेबल हमारी होती है कि 100% हम गारंटी नहीं दे रहे, हम सिर्फ रीजनेबली कह रहे चीज ठीक है या गलत है, बट एब्सोल्यूट में हम लोग गारंटी देते हैं कि ये चीज बिल्कुल प्रिवेंट करेक्ट है. बट रीजनेबल में लेवल ऑफ एश्योरेंस कैसा होना चाहिए, लेवल ऑफ एश्योरेंस बिल्कुल हाई होना चाहिए. मिस स्टेटमेंट क्या होता है कि लूप होल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड से हो चाहे वो एरर से हो. उसके बाद हमने पढ़ा था स्कोप ऑफ ऑडिट. स्कोप में क्या आता है, 3 चीजें स्कोप में आती है, 4 चीज स्कोप के बाहर आती हैं. 3 चीजें क्या, सबसे पहला ऑडिट सारे की सारी एक्सपर्ट कवर करके होना चाहिए. सेकंड हमारा पॉइंट है कि रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी चेक करना उसके स्कोप में आता है, और डिस्क्लोजर्स वेरीफाई करना भी उसके पॉइंट में आता है. और उसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं होता, सबसे पहले जो उसके डोमेन के बाहर है वो काम उसको नहीं करना, ऑथेंटिकेशन नहीं करना, इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है. उसके बाद एब्सोल्युटली वो भी क्यों नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट वो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि आपके इसमें काफी सारी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं. और इनहेरेंट लिमिटेशन कहाँ कहाँ से राइज होती है, सबसे पहला नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से. सर कैसे, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काफी सारी जजमेंट्स होती हैं, और हो सकता है कि जजमेंट भी गलत हो सकती हैं. सेकंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर से. ऑडिट प्रोसीजर से कैसे हो सकता है कि प्रैक्टिकल लिमिटेशन की वजह से और लीगल लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर प्रोसीजर्स न अप्लाई कर पाए, तो इसीलिए वो भी इनहेरेंट लिमिटेशन अराइज करता है. और जो ऑडिट है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये भी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है. और फिर डिक्रीज ऑफ रेलिवेंस, डिक्रीज इन रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम, कि अगर मैंने पास्ट ईयर में कोई भी इंफॉर्मेशन ली है तो उसका रेलिवेंस एज द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाएगा. फ्यूचर इवेंट क्या, फ्यूचर इवेंट वो कि अगर हमारी जो एंटिटी होती है, एंटिटी के एफएस काफी सारे फ्यूचर इवेंट बेसिस पे बनी होती है, और हो सकता है कि वो फ्यूचर इवेंट गलत हो सकता है. एंगेजमेंट क्या होता है, एंगेजमेंट होता है एग्रीमेंट टू डू समथिंग, कि मैंने एग्रीमेंट किया है कि मैं ये काम करूंगा आपके साथ, ये काम नहीं करूंगा, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट. अब एंगेजमेंट हमारे एंगेजमेंट लेटर से बनती है, और एंगेजमेंट हमेशा हमारी कैसी होनी चाहिए, एक्सटर्नल होनी चाहिए. जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना उन पे आपकी नजर होनी चाहिए. हाईलाइट करने के मेरा मकसद यही है कि आपको अलग से समरी नोट ना बनाने पड़े. इसमें समरी भी इंक्लूड है. समरी कैसे, जो हाईलाइट किया हुआ है, चाहे आप उसको समरी बोल दो चाहे उसको अलग से बुक बना दो, बात है कि मैंने इसी के अंदर भी इंक्लूड कर दी वो सारी चीजें. अब बेनिफिट क्या है, क्यों नीडेड है, सबसे पहला हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. सेकंड, कॉन्फिडेंस देने के लिए. थर्ड, शेयर होल्डर का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए. फोर्थ, मोरल चेक करने के लिए. 5, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हेल्पफुल करने के लिए. 5, बैंकर्स को हेल्प करने के लिए. फ्रॉड को डिटेक्ट या एरर को फाउंड करने के लिए. और ये देखने के लिए कि जो कंट्रोल्स है वो इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. फिर
ऑडिट हमारी मैंडेटरी है वॉलंटरी है? सर मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करते केस टू केस की, कब वो मैंडेटरी है कब वो वॉलंटरी है। अगर वो कंपनी है तो वो मैंडेटरी रहेगी, अगर वो नॉन कॉर्पोरेट का वॉलंटरी भी कुछ बेनिफिट लेने के लिए वो लोग ऑडिट करवा सकते हैं। ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है? ओनर्स करते हैं। रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? जिसने उसको अपॉइंट किया है उसको रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। फर्स्ट इज थ्री पार्टी रिलेशनशिप। थ्री पार्टी में 3 पार्टीज आते हैं। पहला इंटरनेट यूजर्स, सेकंड क्लाइंट, थर्ड प्रैक्टिशनर। सेकंड इज सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, थर्ड सुटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, फोर्थ रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट होनी चाहिए, फाइव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस होने चाहिए। फिर रिव्यू और ऑडिट में क्या डिफरेंस है? ऑडिट में हम रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, रिव्यू में हम लिमिटेड एश्योरेंस लेते हैं। और ऑडिट में एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होते हैं और रिव्यू में लिमिटेड प्रोसीजर्स होते हैं। और ऑडिट में रीजनेबल कंक्लूजन डालते हैं और रिव्यू में लिमिटेड कंक्लूजन डालते हैं हम। एग्जांपल ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट, एग्जांपल ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू। पर्सपेक्टिव मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। पर्सपेक्टिव क्या होता है? अगर हम एफएस फ्यूचर पीरियड्स की बनाएं, कॉल्ड पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और ऑडिटर अगर अपॉइंट हुआ है तो उसकी वो ऑडिट नहीं करेगा, उसकी वो रिव्यू करेगा। ना ही वो ओपिनियन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना ही वो कंक्लूजन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो सिर्फ क्या चेक करेगा? वो सिर्फ ये चेक करेगा कि जो अजम्पशंस लगाई है वो बनाने में वो ट्रू एंड करेक्ट है या नहीं, वो रीजनेबल है रीजनेबल नहीं है, बस। उसके बाद पॉइंट हमारा है कि ऑडिट है तो रीजनेबल लेगा वो, रिव्यू है तो लिमिटेड लेगा, पर्सपेक्टिव है तो अजम्पशंस चेक करेगा, और कंट्रोल्स में क्या चेक करेगा? डिजाइन एंड देयर ऑपरेशन। अब लास्ट हमारा ये था, ऑडिट है तो क्या फॉलो करेगा? एस ए। हिस्टोरिकल की रिव्यू है तो एस आर ई। पर्सपेक्टिव है तो एस ए ई। और अगर कंपाइलेशन है तो एस आर एस। और लास्ट अपना पॉइंट आ सकता है ये पेपर में, अगर इजी बना तो क्वेश्चन, दैट इज व्हाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड। स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि एक बेंचमार्क रहे हर प्रोफेशनल के पास कि ये देख के मुझे ऑडिट करना है, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ऑडिट होनी काफी जरूरी है। तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर नंबर 1। इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज हम चलते हैं क्वेश्चन बैंक की तरफ। सर बोलिए। सर जो अगर ऑडिट मैंडेटरी और वॉलंटरी का अगर एमसीक्यू आए और कोई भी ऐसी कोई कंडीशन ना बता रखी है तो क्या करें? दोबारा बोलिए मैंडेटरी एक बार। जैसे ऐसे आ जाए कि ऑडिट इज मैंडेटरी और नॉट, कुछ भी ना हो, जैसे स्कूल कॉलेजेस वगैरह वो आप कह रहे थे कि भी पाने के लिए होता है, या कंपनीज को तो बनानी होती है, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे आप? इसका पहली बात तो दीपांशु क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा जैसा आप पूछ रहे हो। क्वेश्चन इसका ऐसे आएगा, देखो यहाँ मैंने सेम एमसीक्यू डाला हुआ है। देखो एमसीक्यू ये, में कह रहा हूँ सर। हाँ मैं एमसीक्यू में बता रहा हूँ आपको, ओके वेट सर। करो। ये नया क्वेश्चन मैं जो मैंने बनाया अभी, देखो क्वेश्चन 1 पढ़ो दीपांशु एक बार, आपके अनुसार इसका क्या आंसर आना चाहिए? No business obligation can effectively carry अकाउंट्स अकाउंट्स है। ऑडिट वैसे क्यों तो नहीं? सर इसका डी होना चाहिए, लेकिन मेन तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड मेंटेन भी तो होने चाहिए। क्यों आपने ये क्यों नहीं इंक्लूड किया उसमें? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होता है। नहीं है। तो आंसर इज बी। अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड। हाँ, ये ऐसे आएगा क्वेश्चन इसका, ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे वो कि मतलब फर्स्ट क्लास वाले क्वेश्चन आंसर्स हो गए, थोड़ा सा घुमा के पूछे जिसमें एनालिसिस करना होगा। क्योंकि देखो अकाउंट्स को हर एक पर्सन को बनाना है पर ऑडिट हर को नहीं बनानी करनी, सिर्फ सिलेक्टिव कंपनी जिसको ऑडिट करनी पड़ती है। ठीक है, चलो यस सर। क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। चलिए, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, लालजी भाई हैज परचेज द शेयर ऑफ ए कंपनी लिस्टेड ऑन एनएससी। द ऑडिटेड एफएस ऑफ द कंपनी प्रोवाइड पिक्चर ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन having a robust turnover, low debt, and no chance of losing his money. Do the audited result and report of a company provide such assurance to the investors? लालजी भाई, समझ में आया क्वेश्चन? लालजी भाई क्या सोचता है कि मैं शेयर परचेज कर रहा हूँ ऑडिट रिपोर्ट देख के, तो ऑडिट रिपोर्ट हो गई तो इट मींस कंपनी में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ये लालजी भाई का कहना सही है गलत है? बोलो आंसर आप लोग दो ना। गलत है सर। ऑडिट। क्यों? क्योंकि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते हैं, एग्जैक्टली गारंटी exactly. थोड़ी दे तो सकते हैं। लालजी भाई कंटेंशन इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो कोई एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते, वो सिर्फ क्या प्रोवाइड करते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस। समझाया क्वेश्चन? अगले पे चलो। Good Deed Limited is engaged in the business of recycling of waste from dumping ground of Municipal Corporation of Indore to usable manure। जो वेस्टेज है ना उसको रिसाइकलिंग करने का काम है ताकि वो खाद बना सके, मैन्योर बना सके, ताकि सिटी भी क्लीन रह सके। जब वो ड्यूरिंग द ऑडिट बाय जोहा एंड जोहा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, आई एम सॉरी।
During the audit of Johan Joha, a firm of auditor, it is observed by the auditor that company has received a notice from Central Bench of a Green Tribunal for not following certain environmental regulation involving imposition of hefty monetary penalty on the company. The auditor point out that same is not stated in the notes to account in the financial statements. The companies point out that auditor goes beyond the scope of work. Does this matter fall within the scope of audit? बात सुनो, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कंपनी है गुडनेट लिमिटेड, वो मेन्यूर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो ऑब्जेक्टिव के लिए वो बनी थी ना, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर रही, और जो हमारा इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जो देखती है कि इन्वायरमेंटल सिटी क्लीन की सारी रेगुलेशन पूरी हो रही है नहीं हो रही है, उसने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया कंपनी के ऊपर, और कंपनी ने वो चीज अपने डिस्क्लोज नहीं करी। जब ऑडिटर ने ऑडिट किया तो उसने देखा कि जो इन्वायरमेंटल इंपोजिशन पेनल्टी इंपोज हो रखी है एंटिटी के ऊपर, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी हुई। बट कंपनी ने क्या कहा कि आप अपने दायरे से बाहर जा रहे हो, आपका डिस्क्लोजर्स चेक करने का फर्ज नहीं बनता है। तो बताओ गुड डेट लिमिटेड का कंटेंशन सही है सही नहीं है? नहीं क्वेश्चंस में जाए आप लोग को? नहीं है कंपनी समझ का रहे? नहीं तो आया समझ, क्वेश्चन देखो समझ नहीं आया। मैं समझ गया, डोंट वरी। यहाँ पे कंपनी है जो कि इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनी हुई, ओके। बट जब उसने अपने ऑपरेशंस कैरी आउट किए तो उसने ये ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं किए, और जो हमारी इन्वायरमेंटल अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, उन्होंने कंपनी के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर दी। जैसे पोल्यूशन कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, और पेनल्टी उन्होंने एफएस में डिस्क्लोज नहीं करी। ऑडिटर ने जब ये बात कंपनी को बोली कि आपने एफएस में पेनल्टी डिस्क्लोज करनी चाहिए, तो कंपनी ने क्या कहा कि आप अपने स्कोप से बाहर जा रहे हो। क्या कंपनी का कहना ऐसा सही है या गलत है, ये मुझे बताना है। नहीं, बताइए क्या लिखोगे आंसर इसमें? स्कोप गलत पहले है, कुछ क्यों? आंसर इसको कैसे प्रॉपर लिखोगे? डिस्क्लोजर करना चाहिए था। कंसेप्ट क्या लिखोगे? प्रॉपर स्कोप ऑफ डिस्क्लोजर ऑडिट। ऑफ अकाउंट। इसमें आप लिखोगे स्कोप, आंसर में आप स्कोप लिखोगे पूरा, और बोलोगे कि ये सारी चीज स्कोप के अंदर आती हैं, इसीलिए प्रॉपर डिस्क्लोज इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ओके, ये पॉइंट आपको लिखना है इसमें बस। डन। अब थर्ड देखिए, ए ह्यूज फायर ब्रोक आउट इन नोएडा प्लांट ऑफ केटी लिमिटेड। Plant asset comprising building machinery and inventories were insured from branch of a public sector insurance company. Apart from an insurance surveyor who was deputing for assessing the loss, the regional officer of insurance PSU also appointed a CA for verification of books of account of a company and circumstances surrounding the loss. He was also requested to submit an early report. Would the report by CA is the nature of audit report? नहीं समझ आया? अब कंपनी में आग लग गई, अब कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम फाइल किया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने एक सर्वेयर भेजा तनीषा नाम की लड़की को, वो क्या देखेगी कि कितना नुकसान हुआ है, उसके हिसाब से हम इंश्योरेंस देंगे आपको। अब जो वो सर्वेयर रिपोर्ट बना के देगा, क्या उसको ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे? तो उसको ऑडिट रिपोर्ट बोलेंगे? नहीं, उसको ऑडिट रिपोर्ट नहीं बोलेंगे। ओके, इसमें क्या बोलोगे आप? वर्क परफॉर्म बाय सी इज नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड हेंस दिस रिपोर्ट इज नॉट नेचर ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि वो लोग वहां पे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कितना एक्चुअल में नुकसान हुआ है, और इन्वेस्टिगेशन उसके दायरे के बाहर होता है, इसीलिए वो ऑडिट रिपोर्ट का नाम हम उसको बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट का नाम दे दिया तो वहां पे इन्वेस्टिगेशन वर्ड यूज करना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। समझाया आपको ये? यस सर। अब ये बताइए, choosing of appropriate accounting policies to an accounting issue is the responsibility of management, yes or no? यस। Definitely yes. अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना तनिषा मैनेजमेंट का फर्ज होता है, चेक करना कि सही से सिलेक्ट करी है नहीं करे, वो किसका फर्ज होता है? वो ऑडिटर का फर्ज होता है। अब देखो, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें पूरे पढ़ने पड़ते हैं, बट कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक लाइन पढ़ के में समझ में आ जाते हैं। अब इतना बड़ा ये लिख रखा है, लास्ट में क्या लिखा है? एडवाइस रिगार्डिंग द एडवांटेज ऑफ गेटिंग अकाउंट ऑडिटेड। तो मतलब हमें पता चल गया कि क्या वेरीफाई करनी है इसमें, क्या बताना है इसमें? ऑडिट की एडवांटेज बतानी है। बताओ क्या एडवांटेज थी ऑडिट की? मोरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, मोरल enhance the चेक degree of एम्प्लॉइज, confidence। safeguard हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, led by the lenders and detect fraud and errors। लिख लोगे सही से? अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है ये, वो एलिमेंट्स बताओ जो स्कोप के अंदर आते हैं।
बताओ कनिशा, कौन से स्कोप के अंदर आते हैं, कौन कौन से? तो डिस्क्लोजर्स, वेरी गुड। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, और कवरेज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ वेरी गुड, एंटिटी। ठीक है। ओके, ये हमारा हो गया आंसर पूरा। इसमें मीनिंग ऑफ ऑडिट पूछा है आपसे, मीनिंग ऑफ ऑडिट बता देना है इसमें। और देखो क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से आते हैं, एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन whether profit oriented or not of the entity. Explain the points which should take care to ensure that FS would not mislead anybody. क्या आंसर लिखोगे इसमें, बताइए। सर इसमें पहले तो ऑडिट की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक फिर है, उसके बाद वो लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला, विद एंट्रीज गिवन शुड बी रेफरेंस टू एंट्रीज समझ मेड इन समझ बुक्स आ ऑफ गई ना ये अकाउंट चीज? और बुक्स। हाँ यस सर। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए, कोई बात नहीं, पॉइंट्स तो आप लोग कर लोगे अपने आप भी। ये ऑब्जेक्टिव पूछ लिए इसने, ये रीड करें, मैं क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा आपके साथ, इसको थोड़ा सा ये स्पेलिंग ठीक करके। इसके बाद चलो ये 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बार देखो, एम मोटर लिमिटेड इज ए लीडिंग इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर विद मैनी ओपनिंग अक्रॉस कमर्शियल पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है कौन सी कंपनी? एम मोटर लिमिटेड। द कंपनी इज पायनियरिंग इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है। GR Associate have been appointed as its auditor for the financial year 24-25. J&K are newly appointed audit assistant in the firm, are part of engagement team. However, they are confused about to what the audit tend to achieve. They perceive as a guarantee against the possible error of fraud. देखो, do you agree with the perception of both the assistant? क्या है? अब मेरी दीपांशु की एक सीए फर्म है, अब तनिषा ने उसमें ज्वाइन किया एज एन आर्टिकल असिस्टेंट। अब तनिषा का कंटेंशन क्या था कि मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता कि ऑडिट हम क्यों करवाते हैं, ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसको नहीं पता, और ऑडिट गारंटी प्रोवाइड करती है, ऐसा तनिषा सोच रही है। तो क्या तनिषा का परसेप्शन ठीक है? हाँ या ना? नॉट करेक्ट। और ऑडिट वो के तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, बताओ? ऑब्जेक्टिव के सर ऐसे कौन सा होता है? ओवरऑल ऐसे ऑब्जेक्टिव है 200, 200 और ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, बताओ? टू ऑब्टेन रीजनेबल रीजनेबल एश्योरेंस, एश्योरेंस और और whether the financial एक्सप्रेस एन statement is ओपिनियन, ठीक है, रिपोर्ट रिपोर्ट करना उसको। और कम्युनिकेट। और कम्युनिकेट। ओके, बस ये चीज करना आपको इसमें देखना है। और कंक्लूजन क्या है? कंटेंशन इज नॉट प्रॉपर। अब एक देखो पॉइंट, Java Limited, sorry, Java Products is a partnership firm engaged in the trading of designer dresses. The firm has appointed JJ Company, a chartered accountant, to audit their account for a year. The auditor was satisfied with the control system of a firm, carried out required procedure, necessary verification. In particular, they carried out sample checking of purchase. They carried out sample checking of purchase. Okay. They are satisfied with the evidences obtained by them as part of audit exercise, and report was submitted by giving the fair opinion. Later on, it was discovered that purchase manager responsible for procuring the dresses was booking the fake purchases and making the fake payment to the dealers. The partner of the firm blamed the auditor for the futile audit exercise. बात सुनो, यहाँ पे सी फर्म ने सैम्पलिंग अप्लाई की थी, बाद में जब परचेजेस में फ्रॉड निकला तो पार्टनर्स क्या कह रहे हैं कि आपकी गलती है, आपको परचेजेस 100% वेरीफाई करनी चाहिए थी। तो क्या वहां पे मैनेजमेंट का कंटेंट सही है या गलत है? गलत है तो scope क्यों, सही है तो क्यों? scope of audit does not include authentication of document by auditor. Auditor authenticate नहीं कर सकता documents को। एक वो भी तो आएगी प्रैक्टिकल लिमिटेशन, हाँ इनहेरेंट हाँ लिमिटेशन वाली आएगी इसमें। यस सर वही। उसमें आप ये वो बोलोगे कि इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू चेक द 100% प्रोसीजर्स, इसलिए उसने प्रैक्टिकल लिमिटेशन होने की वजह से उसने सैंपलिंग अप्लाई किया, इसलिए वो लाइबल नहीं है। नॉट करेक्ट, बिकॉज ऑफ सर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। वो ऑथेंटिकेशन वाला अगर लगा दे तो गलत हो जाएगा आंसर। ऑथेंटिकेशन नहीं, यहाँ पे इसने बोला हुआ है ना कि सैंपल चेक किया है उसने, तो पता तो चल रहा है हमें कि प्रैक्टिकल वाली बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, हम्म। वहां पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था दीपांशु। तो ओके सर। लिमिटेशन ही आएगा इसमें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका, ये भी डायरेक्ट है। बताओ कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन होती है, कौन सी होती है, मैं एक्सप्लेन करो। ये 5 इनहेरेंट होती है हमारी, ये बता दिया इसने यहाँ पे, नेचर सर ऑफ आज दैट। सर हाँ बोलो। बस आज थोड़ा बस कर दो आप सर। चलो बस एक दो क्वेश्चन और करवाना, फिर छुट्टी दीपांशु, बस 2 मिनट और दो। ओके सर।